रीअरेंजमेंट का मतलब है हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये देखिए, इधर आएगा और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल ए भी था, इलेक्ट्रोफाइल ए भी है क्योंकि कार्बोकैटायन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, बट ये प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल था, ये सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी वाला अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और देखिए ये प्रोडक्ट बना देगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। तो ये हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था बेटा, क्यों नहीं कर पाए हो? क्योंकि अभी आपको कार्बोकैटायन नहीं पढ़ाया और अभी आपको रीअरेंजमेंट नहीं सिखाया, इसलिए नहीं कर पाए होगे, है ना? क्लियर? तो अभी तो नोट कर लो जल्दी से, बहुत फास्ट। और फिर उसके बाद हेडिंग डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जल्दी से नोट कर लो, हेडिंग डालिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मार्कर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक है हमारे पास, लेकिन वो एक से खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे में। चलते चलते हम एक ही लाए थे तो वो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से। नोट कर लिया? रफ कर दूं? जल्दी बताइए, रफ कर दूं? देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, इसमें एक यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यही वाला हाइड्रोजन हो, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन, ठीक है ना? और एसाइल हैलाइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एसाइल हैलाइड्स के साथ। एसाइलेशन एसाइल हैलाइड से होता है, एल्काइलेशन एल्काइल हैलाइड से होता है, क्लोरीनेशन क्लोरीन से होता है, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से होता है, ब्रोमिनेशन ब्रोमीन से होता है। बस सिर्फ एरो के ऊपर ध्यान रखना है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों में ही हमने एनहाइड्रस AlCl3 लगाया है। यहाँ पर कोई दूसरा लुईस एसिड नहीं लगा सकते हैं। क्यों?
पहले तो हमने आपको बताया था कि कोई भी लगा दीजिए, है ना, या नहीं आता है समझ में तो सिर्फ लुईस एसिड लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों नेमिंग रिएक्शन हैं। फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है, उस फ्रीडल क्राफ्ट के नाम पर रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन तभी बनती है जब उस साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर कोई रीजेंट लगा के कोई रिएक्शन करवाई है। तो उसका अगर रीजेंट हम चेंज कर देंगे तो वो नेमिंग रिएक्शन नहीं रहेगी उसकी। ये बात आ रही समझ में? तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में फिक्स्ड है एनहाइड्रस AlCl3 ही लगाएंगे, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट ने अपने नाम पर ये रिएक्शन दिया है और उन्होंने यही रीजेंट लगा के दिया। कितने भी साइंटिस्ट के नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ते होंगे एल्डिहाइड कीटोन सब में, तो वहाँ पर जितनी नेमिंग रिएक्शन है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर वही रीजेंट लगा करके वो रिएक्शन करवाई है। रीजेंट चेंज कर दिया वो नेमिंग रिएक्शन नहीं रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सेम इसकी भी मैकेनिज्म वही होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ये इसके साथ जाके क्या बना देगा, AlCl4 माइनस प्लस ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एसाइलियम कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा? एसाइलियम इलेक्ट्रोफाइल। प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ना, हमने आपको पॉइंट लिखवाया था। इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट एज ए कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की तरह काम करते हैं। और एसाइलियम इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये देखिए इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा? एसिटोफिनोन। नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दी हैं। और अब जैसा कि पहले भी बताया था कि किसी भी कंपाउंड में ये रिएक्शंस होती हैं, है ना। कौन कौन से कंपाउंड में? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और लास्ट क्लास में किसी ने शायद एक क्वेश्चन उठाया था आर्थोपैरामेटा, किसने बोला था? हाँ, वो बात अब हम आपको समझाएंगे। जब इस बेंजीन का हम डेरिवेटिव लेंगे, बेंजीन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उस डेरिवेटिव में आर्थोपैरामेटा का रोल होता है। तो किसी दूसरे कंपाउंड पे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव पे, उससे पहले हमें सीखना है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। हेडिंग डालिए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। गुड आफ्टरनून। आप इस क्लास का 2 ही क्लास का आपको मिला है क्या? आप ही कौन है इसमें? मैं आप हो ना? तो मुझसे संबंधित हो? कैसा लग रहा है हमारी क्लास? मैडम उस दिन के बाद आज ही तो क्लास में ली है, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। अरे क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अरे मैडम वो मार्च था, ये अप्रैल आ गया, 1 महीने बाद क्लास में ली है। मैडम पूछ रही हैं बच्चे कैसे लगे। हमने कहा एक क्लास मार्च में दी थी, एक अप्रैल में दे रहे हो, कैसे पता लगेगा? ये 1 महीने बाद क्लास होगी, कैसे पता लगेगा, है ना। जो पढ़ाया है वो भी भूल जाओगे। क्या? हाँ वही तो करें, 1 महीना हो गया ना, मार्च और अप्रैल। हेडिंग डाला,
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा। अब देखिए, जैसे ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया, आप सोफे पे बैठे हो, अंदर एंट्री किया, तो आप उसे डायरेक्ट करोगे कि बैठो इधर, है ना, कि वो आके कहेगा तुम खड़े हो इधर बैठो। जल्दी बताओ कौन करेगा। जिसका घर होता है ना, जो वहां पहले से प्रेजेंट है। जो नया आएगा उसको डायरेक्ट करेगा, मतलब जो नया आएगा वो उधर बैठेगा, जो पहले से प्रेजेंट है वो उसको डायरेक्ट करेगा। ये बात आ रही समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग एक्टिविटी। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग एक्टिविटी। ऑर्थोपैरा पोजीशन तो समझते होंगे आप सभी लोग कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो इधर देख लीजिए, ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई भी एक ग्रुप लगा दीजिए आप। बेंजीन रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक सब्स्टिट्यूएंट कोई भी लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने सपोज दैट Cl लगा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन होती है, और ये वाली पैरा पोजीशन, और ये वाली मेटा। मतलब जो ग्रुप लगा है उसके अगल बगल वाली आर्थो पोजीशन और उसके सामने वाली पैरा पोजीशन, बाकी 2 बच गई वो मेटा पोजीशन होती है। और ऐसा नहीं कि यही वाली, अगर ये Cl यहाँ लगाओ तो ये आर्थो हो जाएंगी। ये बात आ रही समझ में। इसके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप पहले से लगा उसके रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा मेटा होता है। उसका कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं है कि यही आर्थो है। यहाँ पर कोई ग्रुप हमने NO2 लगा दिया तो फिर ये आर्थो हो गई। ये बात आई समझ में कि नहीं। हमेशा जो ग्रुप लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग एक्टिविटी, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये बताइए। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं बताइए बेटा। इसमें वो ग्रुप आएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कब होगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे। बात आ रही समझ में। दूसरी बात, प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, तो वही जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वही प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ग्रुप आ जाते हैं जैसे कि CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पर ग्रुप आ जाता है और कौन सा? NH2 ग्रुप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा OCH3 ग्रुप। ये सब इसमें भी O में देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी होते हैं। तो जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। CH3 एक ऐसा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है सिर्फ CH3। मतलब CH3 अकेला नहीं, CH3 मतलब R, एल्काइल ग्रुप, समझ गया ना, एल्काइल ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग एक्टिविटी। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये ग्रुप लग जाते हैं तो फिर इसमें बनता है रिजोनेंस। और मैं वो भी बात आपको समझा देता हूं। इनमें से कोई भी एक ग्रुप लगा के देखिए, जैसे OH फिनॉल हो गया है ना, हमने ये वाला एक ग्रुप लगा लिया, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग एक्टिविटी। तो इसमें होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2। ये क्या करेगा? रिजोनेंस शो करेगा। रिजोनेंस जानते हैं आप लोग कैसे? ये इलेक्ट्रॉन और ये कौन सा रिजोनेंस? प्लस रिजोनेंस, प्लस R शो करते हैं। सभी ग्रुप प्लस रिजोनेंस शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या हो गया इसका, ये डबल बॉन्ड O
और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया प्लस साइन, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए माइनस, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। आ रही बात समझ में? फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ इसकी 5, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी लगा है ना, इसकी 5 हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो देखिए डबल बॉन्ड O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एक बॉन्ड इधर, ये इधर एक बॉन्ड इधर। क्लियर? फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड O 2 इलेक्ट्रॉन। अभी और होगा इसका रिजोनेंस एक बार, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ थे वहीं पर चले जाएंगे और पहले वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी रिएक्शंस जो हम बता रहे हैं कौन सी हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पर आया है? ये है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये है कहाँ पर है? आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इसीलिए ये जो ग्रुप लग जाते हैं तो नया जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो आर्थो पैरा पे करता है, क्योंकि रिजोनेंस बनाते समय आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है। ये बात आई समझ में बेटा? इसीलिए ये सारे ग्रुप आर्थो पैरा अटैकिंग ग्रुप होते हैं। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें पूरा देखिए समझिए आप, आर्थो पैरा अटैकिंग आया समझ में? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं, OH वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो OH के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आते हैं, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेंजीन रिंग में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? OH से आते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन OH दे करके उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है और रिंग एक्टिवेट हो जाता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो जाता है? टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए दो बातें। पहली बात क्या है कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास भी 100 रुपये हैं, ठीक? अभी बराबर हैं। आपको या तो कहीं से 100 रुपये मिल जाएं तो आप इनसे रिच हो जाएंगे, या फिर आपके वो 100 रुपये खो जाएं तो आप इनसे रिच हो जाएंगे। दोनों कंडीशन हैं। एक क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो यहाँ पर इन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, ये बात आई समझ में? इसलिए ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। और अब देखिए यहाँ पर दूसरा है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो किसके लिए? टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए वो डीएक्टिवेट होगी। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सभी हैलोजेंस, सभी हैलोजेंस इसके एग्जाम्पल होंगे। कैसे? क्योंकि हैलोजेंस जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है। हैलोजन की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर अगर Cl लगा हुआ है और इसके पास क्लोरीन में कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ने ये बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये रिजोनेंस तो इसी तरह +R देगा,
देगा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। लेकिन हैलोजन जो FCl-Bri होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, अपडेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्लियर? और इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पर देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी डीएक्टिवेटिंग है रिंग को, और इसमें भी रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन इसमें कम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। क्लियर? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसके होते हैं NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, COOH ग्रुप और CHO ग्रुप। ये सारे ग्रुप कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटिंग, या रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये देखिए रिंग को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। कोऑर्डिनेट वन, ये NO2 नाइट्रोबेंजीन ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर रिजोनेंस बनेगा तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग का ले लेता है, ये इधर गया इलेक्ट्रॉन और ये इधर गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिए, क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आएगा कि नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, प्लस साइन आया। क्लियर। तो जब आप ऐसे इसको बार बार घुमाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस साइन, अभी यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्लस साइन आर्थो पैरा पे आता है। अभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। तो प्लस साइन कहाँ आता है, आर्थो पैरा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई कि इनको 100 रुपये मिले नहीं है, आपके 100 रुपये चले गए, तो आपसे ज़्यादा ही अमीर हो गए। मतलब आर्थो पैरा पोजिशन के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो मेटा पोजिशन के इलेक्ट्रॉन जाते तो है नहीं। तो आर्थो पैरा के कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो मेटा पोजिशन ज़्यादा रिच होगा, क्योंकि वहाँ पे तो प्लस आ गया ना, तो मेटा पोजिशन ज़्यादा रिच होगा, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आई बात समझ में बेटा? नोट कर लीजिए पूरा सिस्टम, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करवाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर दिया बेटा? क्या क्या हम लोग पहले हाँ आओ, क्यों तुम आओ इधर, दूसरे क्यों?
इधर बैठो। अभी दिख रहा है बेटा? जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये वाला प्लस रिजोनेंस, ये वाला माइनस रिजोनेंस होता है। पॉजिटिव रिजोनेंस, नेगेटिव रिजोनेंस। जो ऐसा घूमता है वो प्लस, जो ऐसा घूमता है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ले जाता है वो माइनस। ये देखिए ये वाला ऐसा घूमता है, ये प्लस रिजोनेंस, ये ऐसा घूमता है माइनस। बाएं से दाएं नहीं होता है। नट बोल्ट जानते हो? हाँ, तो जब खोलते हैं तो प्लस रिजोनेंस और टाइट करते हैं माइनस रिजोनेंस। हाँ, नोट कर लिया। अब देखिए इनमें से तीन हेडिंग है, तीनों में से कोई भी ग्रुप लगा के आप बताइए, उस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। यहां पर बताइए क्या चीज लगा दें, कौन सा ग्रुप लगा दें? ये इतने सारे ग्रुप, ये इतने सारे ग्रुप, ये कोई भी बताओ। चलिए OCH3 लगा दिया। ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये चेक करते हैं कैसा डायरेक्टिंग है ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन में पहले से लगा है। ये डायरेक्ट करेगा आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को कि आप किस पोजीशन पे लगो, तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस चेक करेंगे। ये कैसा डायरेक्टिंग है? कैसा है? आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है? आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए, अब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिए, सब कुछ वही सिस्टम है। अभी हम बेंजीन रिंग में कोई भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लगाते थे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सिर्फ आर्थोपैरा। तो कौन सी रिएक्शन करें? प्लस बताइए कौन कौन सी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। कौन सी करें? हैं? नाइट्रेशन HNO3 से, है ना, और H2SO4 से। ये सेम नीचे मैकेनिज्म करेंगे, ये हमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराएगा वैसे ही पहले वाले की तरह, और ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना, और इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं देखते हैं। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं देखते हैं। किसका देखते हैं? जो पहले से प्रेजेंट है उस बेंजीन रिंग में, उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखते हैं। OCH3 लगा रहेगा और पैरा का H को सब्स्टिट्यूट करके NO2 लग जाएगा प्लस आर्थो पे और पैरा पे, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों ही बनेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई प्रोडक्ट बहुत रेयरेस्ट में 100% बनता है, नहीं तो कई सारे मिक्सचर बनते हैं। जो मेजर होता है हमेशा वही पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो पैरा पोजीशन वाला मेजर होता है, आर्थो वाला माइनर। क्या इनमें से कोई भी लगाते तो यही मिलता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी चैप्टर का आप काम करो। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके हर चैप्टर का हो गया। अभी इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पर, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे ही लगा रहता है प्रोडक्ट में, सिर्फ वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बताता है कि आप यहाँ बैठो। यहाँ पर अगर हम OH लगा दें तो फिनॉल वाले चैप्टर का हो गया, और यहाँ पर सिर्फ ये OH और यहाँ पर OH, बस बाकी सब वैसे ही रहता है। आ गई बात समझ में कि नहीं?
यहाँ पर अगर हमने NH2 लगा दिया तो अमाइंस वाला चैप्टर हो गया। आर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग है, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2। आ रही है बात समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा ग्रुप लगा है। क्लियर? लेकिन अगर मेटा डायरेक्टिंग का कोई लगता है, फिर हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, कोई भी नाम बताइए कौन सी करते हैं? क्लोरीनेशन कर दिया, किससे होता है? Cl2 से एनहाइड्रस AlCl3 से। सिस्टम मैकेनिज्म का वही रहेगा, सिर्फ देखना ये होता है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है कि नहीं? तो फिर आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल जो ये क्या हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराएगा? Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। और ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करेगा कि आप मेटा पर लगो, और प्रोडक्ट बन जाएगा आ गई बात समझ में? कोई डाउट? तो ये हाँ तीनों भी दिया था, क्वेश्चन गलत भी लग रहा था, पर उसमें जेई की आंसर लिखने क्या क्या क्या? हाँ एक मिनट सर, इसमें HNO फिक्सेशन थी, NH2 ग्रुप लगा, हाँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्थो पैरा पे आना चाहिए था, पर इसमें से जो इसका सोल्यूशन था उसमें मेटा पोजीशन पे भी मेटा पोजीशन पे दिया था, है ना? हाँ। इसमें क्या होता है हम आपको बताएंगे अभी, वो अमाइंस का एक स्पेशल केस है, अभी बताएं। देखिए वो एक्चुअली में इसीलिए उसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था, सिर्फ उतना ही बता के छोड़ दिया था, क्योंकि वो अमाइंस में ये रफ कर दूं। देखिए जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो ये है, NH2, ध्यान से समझिए। NH2 एक कैसा डायरेक्टिंग होता है? आर्थो पैराडाइटिंग। क्लियर? और कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। अब मान लो अगर हमने नाइट्रेशन किया तो यहाँ पे क्या लेंगे? HNO3 लेंगे और H2SO4 लेंगे, तो ये सब एसिड हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करवा देते हैं? H+, और H+ यहाँ पर अटैक कर जाता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बना देता है NH2 को कन्वर्ट कर देता है NH3+ में। ये था एनिलीन, और ये एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो जब भी कोई हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो चूँकि वो उसमें ऑलमोस्ट सभी में एसिड पड़ा होता है, और वो H+ प्रोवाइड करवाता है, और उस H+ में एनिलीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, और फिर नाइट्रेशन होगा या NO2 लगेगा, तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो चेंज हो ही गया। ये बात आई समझ में? तो अभी यहाँ पर अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है ना, जैसे HNO3 H2SO4 लिया, तो NO2 कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर लगेगा। आई बात समझ में? तो क्योंकि ये आर्थो पैराडाइटिंग से डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसका चेंज हो गया है, मेटा डायरेक्टिंग का भी बन गया, एनिलीन से एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आर्थो पैरा मेटा सारे प्रोडक्ट बनेंगे, और मेटा वाला ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसी रिएक्शन को करने का दूसरा अगर वे दिया है उसमें, तो भी आप समझ लीजिए, इसको पहले ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं। ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3COO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड जानते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्रुप प्रोटेक्शन, और या दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं एसिटाइलेशन।
ग्रुप प्रोटेक्शन या फिर एसिटाइलेशन। तो ये वाला एनिलीन पहले कन्वर्ट हो जाता है NHCOCH3 इसमें, फिर हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लो, HNO3 H2SO4, अभी इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं बदलेगा, ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। अभी ये ग्रुप जो है आर्थोपैरा वही आर्थोपैरा रहेगा, और यहाँ पर हमने NHCOCH3 और पैरा पे लगा दिया NO2, मेजर है ना, ये बन गया। अब हमने ग्रुप डी प्रोटेक्शन कर लीजिए H प्लस और OH माइनस से, ये बोलते हैं ग्रुप डी प्रोटेक्शन। अब ये निकल जाएगा, अब यहाँ पर NH2 और ये NO2 लगा रहेगा। अब पैरा वाला मेजर हो जाएगा, आर्थोपैरा दोनों बनेंगे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा। तो अगर एसिटाइलेशन देन आफ्टर नाइट्रेशन दिया तो ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, अभी आर्थोपैरा से मेटा में कन्वर्ट नहीं होगा तो पैरा वाला मेजर होगा। अगर विदाउट एसिटाइलेशन डायरेक्ट नाइट्रेशन दिया है तो फिर वो एनिलीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन ड्यू टू द डोनेशन ऑफ H+, और अब ये मेटा वाला मेजर होगा। अभी बात आई बेटा समझ में? हाँ, इसलिए चूंकि वो अमाइंस से रिलेटेड चीज़ थी इसलिए हमने उसको वहीं पे रोक दिया था, नहीं तो घुस जाएंगे, पूरा चैप्टर अमाइंस का निकल जाएगा। नोट कर लो, समझ में आ रही बात? ग्रुप प्रोटेक्शन। और ये एनिलीन वाले केस में यहाँ पर एनिलीन अगर दिया है, एनिलीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी है वहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें H+ जा रहा है तो फिर हमें ग्रुप प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस उसका चेंज हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। अगर यहाँ पर नाइट्रेशन की जगह पर Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 है तो फिर ग्रुप प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी हमें H+ नहीं देगा। अभी ये बात आ रही समझ में? इनमें से कोई भी हमें H+ नहीं देने वाला है, तो यहाँ पर ग्रुप प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर आर्थोपैरा पर Cl लगा सकते हैं, NH2 है, यहाँ पर Cl लगा दीजिए प्लस, यहाँ पर Cl लगा दीजिए। यहाँ ग्रुप प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें H+ नहीं दे रहा है। ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो H+ प्रोवाइड करवा दे, मतलब कौन सा एसिड? ब्रांस्टेड एसिड, ब्रांस्टेड लोरी एसिड, लास्ट क्लास में बताया था, या फिर आर्हीनियस एसिड, अगर वो लगे हुए हैं तो फिर हमें वो H+ देंगे ही देंगे, और फिर वो ग्रुप प्रोटेक्शन कर। या फिर दूसरी एक चीज़ देखिए, यहीं पर हमने ये वाला ले लिया, NH2, Br2 से रिएक्शन है ना, और FeBr3 है ना, ब्रोमिनेशन किससे करते हैं? FeBr3, वहाँ पर ये नहीं करेगा। लेकिन FeBr3 की जगह पर अगर हमने एसिड लगा दिया CH3COOH, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में है, एसिड FeBr3 लुईस एसिड लगाओ या फिर ये ऑर्गेनिक एसिड लगाओ, लेकिन यहाँ पर ये हमें H+ दे देगा। ऐसे केस में हमें ग्रुप प्रोटेक्शन करना पड़ जाएगा। तो एनिलीन के जितने भी केस हैं, एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते समय आपको ये देखना है एरो पे कौन सा एसिड लगा है। लुईस एसिड लगा, FeBr3 लगा दिया तो लुईस एसिड हो गया, ये वाला लगा दिया तो या तो H+ देता है या तो आर्हीनियस और ब्रांस्टेड लोरी की तरह एसिड हो गया। तो जब इस टाइप का एसिड लगा हो तो हमेशा ध्यान रखना ग्रुप प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अगर ग्रुप प्रोटेक्शन नहीं किया तो फिर मेटा वाला मेजर होगा, ग्रुप प्रोटेक्शन नहीं किया तो फिर मेटा वाला मेजर होगा, क्योंकि वो H+ देके एनिलीन को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। अभी आई बेटा बात समझ में?
जल्दी से बेटा नोट करो सभी रिएक्शंस, और किसी को अगर कुछ समझ में ना आ रहा, कोई भी डाउट कहीं पर भी कुछ हो तो फटाफट पूछो, बिल्कुल डाउट मन में मत रखो। जैसे देखो इस बच्चे ने पूछ लिया तो क्लियर हो गया, अगर आप पूछोगे नहीं, मन में रखोगे तो वो फिर फुंसी का कैंसर बन जाएगा थोड़े दिन में। फुंसी को ही ख़त्म कर दो। आ रही बात समझ में? हाँ, तो कभी भी कोई भी डाउट अगर आया तुरंत पूछो कि ये डाउट है बताओ। और डाउट आप तभी पूछोगे जब 4 घंटे घर पे पढ़ाई करोगे। ये तो हमें भी पता है, डाउट इतनी आसानी से नहीं निकलता है। जब 4 घंटे पढ़ाई करोगे तभी 4 डाउट ला पाओगे। जल्दी कर लीजिए बेटा। किधर वाला आपने नोट कर लिया? उधर का मैं रफ कर दूं थोड़ा तो काम स्टार्ट। किधर का नोट कर लिया बताओ? ये कर लिया? तीन ऑप्शन है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताइए रिएक्टिविटी का क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग यहां लगाना पड़ेगा आपको। ये CH3 है, कैसा है? रिंग एक्टिवेटिंग। Cl है, कैसा है? ये NO2 है, कैसा है? इन दोनों में कौन सा डीएक्टिवेटिंग ज़्यादा है? यहाँ पे मेरी रेड कलर की कार खड़ी है, उसमें पानी की बोतल रखी है मुझे तो आपको। तो फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन आता है इस तरीके का, नोट कर लीजिए। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निकाल लेंगे रिएक्टिविटी? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? और इधर वाला भी रफ कर दूं? अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको हर चैप्टर की हो गई पूरी केमिस्ट्री में, 11th + 12th कोई भी ग्रुप लगा के कर सकते हो।
अब आपको हर ग्रुप हर चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिनॉल में जाके पढ़ो, अमाइंस में जाके पढ़ो, या क्लोरोबेंजीन में जाके पढ़ो, हर चैप्टर की जिसकी भी देखो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गई कि नहीं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेडिंग हर चैप्टर की खत्म हो गई। क्लियर? अब देखिए इसी का एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। बेंजीन रिंग से ये कंपाउंड बना है, ठीक। पक्की बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ का भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्लोरीनेशन हुआ है, यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, नाइट्रेशन हुआ है। फिक्स्ड है ना? पहले क्या हुआ, यही क्वेश्चन आता। पहले नाइट्रेशन देन आफ्टर क्लोरीनेशन, या पहले क्लोरीनेशन देन आफ्टर नाइट्रेशन? पहले क्लोरीनेशन होगा, फिर नाइट्रेशन होगा। पक्का? क्यों? पहले अगर क्या, अच्छा चुप रहो। हाँ तुम बताओ पहले। हाँ पहले क्या करेंगे? एक मिनट समझाओ, नहीं पहले बताओ क्लोरीनेशन की नाइट्रेशन? ठीक, रुक जाओ, हम करके दिखा रहे हैं ना। ये बेंजीन रिंग है, इसका क्लोरीनेशन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 है ना, तो ये हट गया और ये क्या लग गया, Cl। क्लियर? अब माथा क्यों ठोक रहे हो? फिर HNO3 और H2SO4 कर दिया, नाइट्रेशन कर दिया। ये कैसा डायरेक्टिंग है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और NO2 कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा या फिर यहाँ पर लगेगा, तो वो प्रोडक्ट बनेगा क्या? अब बताइए, आप समझ में आई असली बात? पहले नाइट्रेशन देन आफ्टर क्लोरीनेशन, यही तो वो हौच पौच करके क्वेश्चन बना देते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। होंगे दोनों ही, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं पूछा क्या गया है। पहले अगर क्लोरीनेशन कर दिया तो क्लोरीन लग गया, क्लोरीन तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर जो NO2 ग्रुप लगेगा वो आर्थो पैरा लगेगा, वहाँ तो मेटा पे लगा है। तो पहले NO2 नाइट्रेशन करिए और इसको क्या करेंगे, पहले देखिए HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन कर दिया, फिर क्लोरीनेशन कर दिया, और ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, उस समय दिमाग नहीं काम करता है, आपको लगता है कुछ भी कर दो पहले चल जाएगा, ऐसा नहीं, करके देखते तब बात समझ में आती है। अरे डिएक्टिविटी तो वो तो बात की बात है, पहले तो वो आर्थो पैरा पोजिशन में ऑक्यूपाई करेगा ना। हाँ तो अभी इस टाइप के रिएक्टिविटी ऑर्डर का और कौन सा पहले होगा, मैं एक एक क्वेश्चन देके ही समझा रहे हैं, अगर देते रहेंगे तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कैसे होता है, एक क्वेश्चन बहुत है। चलिए अभी हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को अभी पूछ लो।
हैलोजन और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हों अगर साथ साथ, तो ध्यान रखना डीएक्टिवेटिंग दोनों ही होते हैं, लेकिन हैलोजन वाला कम होता है, मेटा डायरेक्टिंग वाला ज़्यादा होता है। क्लियर? देखिए जब लेक्चर 4-5 लेक्चर कंटिन्यू हो तब आपको बातें समझ में आएंगी। एक लेक्चर हो गया, 15 दिन का ब्रेक हो गया, तो वो सब भूल गए। हमने लास्ट क्लास में बोला था जो पढ़ाया वो आपको लर्न होना चाहिए, करके लाए हो, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज करना पड़ेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग डालते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जरा बताइए आप लोग किसकी प्रेजेंस में होती है? लुईस बेस की प्रेजेंस में। किस में होती है? किन कंपाउंड्स में? हाँ नहीं, अच्छे से जैसे हमने बताया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप भूल गए हो, सिंगल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ रही बात समझ में? सिंगल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए एक और बात आप समझिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता था वो हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा इलेक्ट्रोफाइल, सबसे कमजोर इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। पर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। आपने स्ट्रांग वाला हमेशा वीक वाले को ही सब्स्टिट्यूट करता है। आपने गलती से वीक वाले से स्ट्रांग वाले को सब्स्टिट्यूट करा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी कि सारे न्यूक्लियोफाइल्स में कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, ये बात सीखनी पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं सीखनी है। वहाँ तो हर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वहाँ कुछ करना ही नहीं है। तो ये सीखने के लिए इसके अंदर एक हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लियर? देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग क्या सीखेंगे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो हमने वहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के? कौन कौन से? हाँ, यहाँ पर पॉइंट लिखो। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैज गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। Negative nucleophile has good nucleophilicity than neutral nucleophile. Negative nucleophile has good nucleophilicity than neutral nucleophile. बेटा तुम लोगों में हिंदी और इंग्लिश के भी बच्चे होंगे, तो प्रॉब्लम आ रही क्या? किसको किसको इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आती है? अच्छा, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम हिंदी में बोलते तो ही हैं, और लिखने के लिए आपको इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे ना समझ में आए तो आप पूछ लिया करो बिंदास एकदम कि सर ये फिर से बताओ क्या होता है, और आप ये भी पूछ लिया करो हिंदी में भी इसका बताओ, अगर नहीं मालूम है तो। ठीक है, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से। ठीक, मेहनत करके इंग्लिश तक पहुँच गए, ऐसे आपको भी मेहनत करके ले जाना। तो इसका मतलब कि गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है?
मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, यही तो है ना। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देन न्यूट्रल। अच्छा का मतलब स्ट्रॉन्ग। आ रही बात समझ में? अब देखिए नेगेटिव और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में फर्क कितना होता है। H+ निकाल दीजिए, न्यूट्रल से नेगेटिव बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए OH- नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल देन H2O। ये न्यूट्रल है, नेगेटिव है, कितना फर्क है। न्यूट्रल वाले से H+ निकाल दिया, नेगेटिव बन जाता है। देखिए NH2- NH2। आ रही बात समझ में? NH2- ग्रेटर देन, ये क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। RO- ग्रेटर देन ROH। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो नेगेटिव और न्यूट्रल में फर्क कितना है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, उस पर H+ निकालो, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो, उसमें H+ जोड़ दो, न्यूट्रल बन जाता है। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमेशा अच्छे होते हैं देन न्यूट्रल। अच्छे मतलब देखने में अच्छे नहीं, हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग। ये बात आ गई समझ में कि नहीं? दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का दूसरा पॉइंट है, हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज। तो लिखो लेफ्ट टू राइट, तो लिखो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट in the periodic table nucleophilicity decreases। लिखा लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें जैसे C आता, C के बाद O आता है, O के बाद N आता, अच्छा N आता है, फिर O आता है, फिर F आता है, ऐसे आता है। लेफ्ट टू राइट हो गया। अब देखिए अभी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इनको बनाना पड़ेगा। ये माइनस कर दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। O नहीं, OH माइनस कर दिए, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और NH2 माइनस कर दिए, न्यूक्लियोफाइल हो गया। CH3 माइनस कर दीजिए, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल बने हैं ना, लेफ्ट टू राइट। और डिक्रीज मतलब ये ऑर्डर लगा दीजिए। आई बात समझ में? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, down the group in the periodic table nucleophilicity increases। down the group in the periodic table nucleophilicity increases। इन पॉइंटों से अगर आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। आप डाउन द ग्रुप इन द periodic table nucleophilicity increases। देखिए डाउन द ग्रुप अगर आएंगे तो देखिए ऐसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं F- Cl- Pr- I-। आई बात समझ में? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। कर लिया। नेक्स्ट चौथा पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट है कि सुन लो पहले, साइज लिखना नहीं, साइज इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। साइज का मतलब एटॉमिक साइज नहीं, एफ का, बी आर का, एफ का छोटा, बी आर का, फिर सी एल का, फिर ऐसे, ये नहीं साइज। साइज का यहाँ मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रांचेज, ये वाला साइज। साइज में फर्क है, ठीक है ना। ये एक एटम का ये साइज नहीं, फिर तो उल्टा हो जाएगा भाई। हम बोल रहे हैं साइज इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। अभी आप कहेंगे इसका साइज तो बड़ा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कम है, कहेंगे कि नहीं। वो साइज एटॉमिक साइज नहीं, साइज का मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रांचेज में जुड़ते चले जाएंगे वो साइज। तो साइज के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रांचेज, ऐसे भी लिख तो आपको याद रहेगा। तो लिखिए साइज, साइज ब्रैकेट में ब्रांचेज, तो याद रहेगा ना। साइज ब्रैकेट में ब्रांचेज इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। अब देखिए साइज की बात का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे CH3O-, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देन CH3CH2O-। आ गई बात समझ में, ये साइज। देन CH3CH3CH2O-, ये साइज। माइनस लगाया तभी तो न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। और CH3CH3CH3O-, ये इस टाइप के साइज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लो। ऐसा क्यों बता रहे, नोट करो, पहले नोट कर लो। इसका एक क्वेश्चन जेईई में आ भी चुका है, सेम यही क्वेश्चन था। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर इसका जैसे हमने लिखा ऐसा नहीं लिखा था, शॉर्टकट में लिखा था। यहाँ पर इसको MEO-, मिथाइल को ऐसे लिखते हैं, जानते हो कि नहीं, ME करके मिथाइल। इथाइल को ETO-, जानते हो कि नहीं। तो इस टाइप की वर्डिंग में ऑप्शन लिखे हुए थे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इनके शॉर्टकट में लिखा हुआ था। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। देखिए जो आपने बेटा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमने जो आपको ये हेडिंग डलवाई है अभी, ये हेडिंग भी आधी अधूरी है। हेडिंग होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अब यहाँ चूंकि हम फिर बेसिसिटी ले लेते तो फिर पूरा बेसिसिटी में चला जाता, अगला भी लेक्चर बेसिसिटी में चला जाता, उसको हम अलग से करवाना चाहेंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी हेडिंग है। और बेसिसिटी क्या होती है, इसको अगर हम CH3 थोड़ा अलग हटके है चीज़ें, ध्यान देना है ना। H जोड़ दिया, OH हो गया। ये क्या है, बेसिक। ये क्या है, एसिडिक। यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3 मतलब C2H5OH, है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3OH, है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3 का होल थ्राइस COH। ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। आई बात समझ बेटा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ये होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिसिटी पे डिसाइडेड की जाती है, ठीक है ना।
तो इसका एसिडिक करेक्टर ये हो गया। और इससे सबसे हमने H+ निकाल दिया। अब बेसिसिटी, तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? आई बात समझ में? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कौन सा मोर बेसिक होगा? पहला है ना। और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है। क्या क्या वर्सेस क्यों लिखा? नहीं, न्यूक्लियोफिलिस हमने एक पॉइंट आपको अभी बताया है ना। जैसे वो 4 पॉइंट बताए थे, चारों पॉइंट पे बेसिसिटी निकाली जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को एक ही साथ मिला के अगर पढ़ते हैं तब ये बात समझ में आपको आएगी। वर्सेस इसलिए लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के और बेसिसिटी के जो 4 पॉइंट जो आगे 3 हो गए हैं ना, वहाँ पे भी देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट आपको ये बता दिया है। तो कहीं पर सेम भी है, किसी पॉइंट में इन्वर्सली भी है। क्लियर? तो ये आपको हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग, कौन सा वीक है, ये बात आपको यहाँ समझ में आई कि नहीं? मैम जो हम समझाना चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक कौन सा स्ट्रांग, कौन सा वीक। अब हमें पता हो जाएगा किससे हम किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये बात है। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये 2 कंपाउंड ले लिए। क्लियर? दोनों को देख के बताइए कौन कौन सी रिएक्शन देंगे। ये कौन सी देगा? क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वे सिंगल बॉन्ड है। आई बात समझ में? ये कौन सी देगा? ड्यू टू द बेंजीन रिंग, ए हेडिंग है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी सिंगल बॉन्ड, सी बॉन्ड Cl, बी हेडिंग, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन दोनों टाइप की रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग से वो 5-6 हैं वो देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग से देगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस सिंगल बॉन्ड भी है, बेंजीन का डेरिवेटिव भी है। आई बात समझ में? और ये वाला सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो कोई भी कंपाउंड लिखा उसको देख के तुरंत पहचान लेंगे कौन सी रिएक्शन देगा। क्लियर? अब यहां पर एक बात और है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इससे स्ट्रांग वाला, बेटा बात नहीं करो, इससे स्ट्रांग वाला न्यूक्लियोफाइल ही इसको निकाल पाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इससे स्ट्रांग वाला ही निकाल पाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। जिसकी लंबाई बॉन्ड की ज़्यादा होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी लेंथ छोटी होगी वो आसानी से नहीं होगा ब्रेक। तो जो क्लोरोबेंजीन है ये वाला देता है रिजोनेंस, देता है कि नहीं, अभी करके बताया था आपको। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है कि नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं इधर जाते, डबल बॉन्ड आता है कि नहीं। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.76 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा, ठीक, या कहीं कहीं 7 भी लिखा, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस रहता है ना। कोई बुक पढ़ोगे वहाँ पे 7 लिखा होगा, किसी बुक में 7-6, कुछ थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस रहता है, ठीक है। और इसकी बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रिजोनेंस 1.70 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा रेदर देन ये वाला बॉन्ड। आई बात समझ में? तो मिथाइल क्लोराइड गिव्स मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोबेंजीन। ये बात आई पहले क्लियर हुई कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें
रीजोनेंस होता है। रीजोनेंस, ड्यू टू द रीजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है 1.70, वहाँ पर 1.77 या 76 कर लो या 77 को, कुल मिला के इससे ज़्यादा। बताइए, ये बात क्लियर हुई सभी को? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों देंगे, पर क्लोरोमीथेन गिव्स मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोबेंजीन। किसी को कोई डाउट इस बात पे? पक्का? नोट कर लेना ये बात। अब हम methyl chloride gives more nucleophilic substitution reaction than chlorobenzene due to the बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है। क्लोरोबेंजीन में 1.70 और उधर 1.77 और 1.70 ये कम क्यों हो जाती है? ड्यू टू द डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू द रीजोनेंस। कर लिया? देखिए, तो क्लोरोबेंजीन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सिर्फ बात करते हैं। इससे क्या होगा? 12th का एक पहला वाला चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स वो खत्म हो गया, समझ लो। उसमें इतना ही है, बाद में चैप्टर पढ़ाएंगे तो 2-4 रिएक्शन एक्स्ट्रा होती हैं अलग से, वो बता देंगे। बाकी क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और न्यूक्लियोफिलिक दोनों खत्म हो गए। तो ऑर्गेनिक आपका ये मैकेनिज्म है, यहीं से आपका 11-12 का ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है। खत्म मतलब मेजर पार्ट, कुछ अंदर टेक्निकल चीज़ें वो बताते रहेंगे हम। अब देखिए, Cl से स्ट्रांग कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज है। तो OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल Cl से स्ट्रांग है कि नहीं? बोलिए भाई। FCl Br तो सबसे लास्ट में आते हैं ना, लेफ्ट वाले तो सभी स्ट्रांग ही हैं। NH2 माइनस कैसा है? स्ट्रांग है। Cn माइनस कैसा है? स्ट्रांग है, क्योंकि C से बना है ना। अब देखिए, आपको एक बात बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं? लुईस बेस। ऐसा बेस मैच करके लगाओ इसके साथ। KOH एक्वस, एक्वस KOH हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस को अब यहाँ बॉन्ड से पूरा इतना बॉन्ड छोड़ेगा नहीं, तभी Cl माइनस आएगा, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, फिनॉल बन गया। NH2 माइनस, ऐसा लुईस बेस लगाओ जो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाए, मैच करता होगा। अब मैच नहीं कर पा रहे तो लुईस बेस लिख देना, क्योंकि यहाँ नेमिंग रिएक्शन नहीं है ना, इसलिए लिख देना। बताइए, NH3 है ना यार, उसमें H प्लस जोड़ दो तो भी बन जाता। क्या करेगा? एनिलीन, Cn माइनस क्या? CuCN या फिर HCN है ना, H प्लस जोड़ दो, बन जाता है ऑटोमेटिक। तब भी अगर नहीं बनता तो फिर वो लिख दो लुईस बेस। क्या करेगा? ये हमें Cn माइनस प्रोवाइड करवाएगा, और वो Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट कर, क्योंकि ये सभी स्ट्रांग ही होते हैं, है ना।
Cl से सब स्ट्रांग, क्योंकि Cl सबसे राइट हैंड साइड पे आता है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हमने लिखाया है, और सब Cl सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आता है, उससे पहले वाले सब स्ट्रांग ही होते हैं। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? नोट भी कर लीजिए, क्योंकि भूल जाएंगे आप। आज तो समझ में आ रहा है, और कल जब हम नहीं होंगे, तब आप एग्जाम देने जाएंगे, तब कहाँ से रिवीजन करेंगे? रिवीजन करने के लिए आप नोट कर लीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया समझ में? अभी आगे ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत इसलिए नहीं है, इसमें मेन चीज़ें ये ध्यान रखिए कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, और स्ट्रांग वाले वीक को करेगा। गलती से आपने अगर ऐसा कर दिया, ध्यान दीजिए, अब बताइए, NH3 ने NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाया हमें, और यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, कौन सा स्ट्रांग है? NH2 स्ट्रांग है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अभी अगर NH2 और OH माइनस के OH और H2O, अब बताइए, गलत हो गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ से इसमें OH माइनस, यहाँ से NH2 माइनस, कौन सा स्ट्रांग होता है? NH2। और ये वीक वाला स्ट्रांग को कर पाएगा क्या? फिर गलत हो गया। तो ये बात आई समझ में? कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और फिर उसका लुईस बेस आप बना के लगा देंगे, कोई भी हो जाएगा। न्यूट्रल वाला तो प्रोवाइड करवाता है, ये सब न्यूट्रल ही लगे हैं। ये क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, उसी से तो माइनस निगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है जो उसे सब्स्टिट्यूट करता है भाई, क्योंकि वहां पे लिखा है इट एक्ट्स एज ए लुईस बेस। और लुईस ये दो टाइप के होते हैं, माइनस और न्यूट्रल। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अभी देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, SN1 और SN2। नाम सुना है? क्वेश्चन वहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ जल्दी फिनिश कर रहे हैं। आप कोई भी पास्ट ईयर उठा के देखिए, SN1 SN2 का एक क्वेश्चन ना हो तो हमसे मिलना आके। हर ईयर में आप कोई भी JEE मेंस का पास्ट ईयर का किसी भी साल का आप ऐसे उठा के पेपर देखो, कम से कम एक क्वेश्चन SN1 SN2 का पड़ा होगा, 101%। क्या कर रहे हो बेटा? देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है SN1, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। ब्रैकेट में लिख लीजिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
लिखा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा SN1 SN2 से, किसी भी साल का आप देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ये क्या है, टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड है कि नहीं? वैसे कहें तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड या फिर ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ये। कैसा है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ये। क्लियर? ये देखिए स्टेप फर्स्ट, इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बाद में समझ में आएंगी जब हम पॉइंट में लिखवाएंगे। और स्लो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। लेवाइल ग्रुप, निकलने वाला, लीव करने, लेवाइल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए स्टेप सेकंड, यहां पर जब कोई भी रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रही हो तो जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उस पर रेट डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक बहुत मोटी मोटी कड़ियों की चैन पहने हैं गोल्ड की, और करीब करीब 10 तोले की चैन है, एक कड़ी बहुत मजबूत, और सारी कड़ियों में एक जो कड़ी लगी है बहुत पतली कड़ी लगी है, वो ऐसे करो टूट जाएगी। तो पूरी चैन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है? सबसे कमज़ोर वाली कड़ी पे। वो मोटी मोटी कड़ियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, पतली वाली से टूट के गिर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो जब भी कोई चीज़ चैन में हो रही हो और उस चैन में उसका जो रेट डिटरमाइनिंग होता है वो वही होता है, सबसे स्लो स्टेप होती है। अगर आपको यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हैं, उन बुक्स को उस क्लासरूम में पहुँचाना है, आप सभी लोग थोड़ी 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाएंगे। ये इसको बुक पकड़ाएगा, वो उसको पकड़ाएगा, वो उसको, लास्ट वाला उधर रख देगा। ठीक, सभी लोग बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, फटाफट इधर से लिया, इधर पकड़ा दिया, इधर से लिया, इधर। उसमें बीच में एक बंदा है, वो ऐसे निकाल के देखता है कौन से राइटर, कौन सा सब्जेक्ट, फिर इधर देता है। तो यहाँ से जो बुक्स वहाँ पहुँचेंगी वो उसी रेट से पहुँचेंगे जिस रेट से वो बीच वाला दे रहा है, क्योंकि उससे पहले वाला लिए खड़े रहेंगे, उसके बाद वाले भी खाली हाथ खड़े रहेंगे। आप कितने भी फास्ट काम करो, सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? उसी तरीके से कोई भी रिएक्शन जब मोर देन वन स्टेप में हो रही हो तो सबसे स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रेट किस पे डिटरमाइन होता है? सबसे स्लो स्टेप पे होता है, क्योंकि फास्ट वाला बेकार हो गया ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसी तरीके से ये 2 स्टेप में हो रही है, तो ये वाली स्लो स्टेप है, तो ये RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ पर ये कोई नया न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये फास्ट रिएक्शन है। क्लियर? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्लस है, ये अटैक करेगा 2 तरीके से, एक तो ये फ्रंट साइड से, दूसरा ये बैक साइड से। 2 साइड्स खुली है उसके लिए जहाँ से वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए
एक ये बन गया, ये दो प्रोडक्ट बन गए। एक प्रोडक्ट क्या है, एक प्रोडक्ट है कि जिस साइड से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड से हटा था, उसी साइड में नया वाला न्यूक्लियोफाइल लगा है, सेम साइड लगा है, फ्रंट से हटा था फ्रंट पे लगा है। दिस इज द रिटेन है, पोजीशन रिटेन है, दिस इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इस वाले में बैक साइड से लगा है, उसके अपोजिट साइड से लगा है, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ दोनों 50-50% प्रोडक्ट बनेंगे। तो 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में बैठा? तो ये नोट कर लीजिए, नीचे कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए और ये नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। पहले ये बाद में लिखना बेटा बोर्ड वाला, पहले हम जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो लिख लो। पहला पॉइंट्स देखिए क्या है कि इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप की है, तो लिखिए इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक। और यहां पर देखिए कैसा कार्बोकैटायन बना, टर्सरी कार्बोकैटायन बना। टर्सरी वाला मोर स्टेबल होता है, तो लिख लीजिए मोर स्टेबल ब्रैकेट में टर्सरी, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। ब्रैकेट में इंटरमीडिएट भी लिख लीजिए, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। मोर स्टेबल टर्सरी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो सब बातें बोलते हैं, कभी इंटरमीडिएट के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों तरफ से फ्रंट से भी लगता है और बैक से भी जुड़ सकता है। तो 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। 50% इन्वर्जन, दोनों प्रोडक्ट 50-50 बनेंगे। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन, रिटेंशन में रिटेन मतलब जैसा था वैसे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ऑफ टेक्स प्लेस, टेक प्लेस। तो सीधा लगो 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है हिंदी में, ठीक है। और इसको अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।